नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान डिस्कवरी सिटी साइकिल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारी ऑनलाइन की जो पहली क्लास है ये भारत के भूगोल संबंधित होगी। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो आपको हमेशा विश्व के भूगोल के बाद पढ़ना चाहिए। भारत का भूगोल कहने का मतलब यह है कि विश्व का भूगोल तो सिद्धांत होता है और भारत का भूगोल उसकी अप्लाइड फॉर्म होती है। विश्व का भूगोल जैसे हमने अभी पढ़ा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, अभी धाराएं पढ़ी हमने, उससे पहले हमने बहुत सारी और चीजें पढ़ी, नदियां पढ़ी, पर्वत पढ़े, तो हमको पूरे ग्लोब के बारे में जानकारी मिली। तो उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, भारत का भूगोल। तो पूरे विश्व का भूगोल पढ़ने के बाद तब भारत का भूगोल पढ़ा जाता है। अगर पहले भारत का भूगोल पढ़ोगे फिर क्या पढ़ोगे, विश्व का भूगोल, तो आपके जो सिद्धांत हैं वो क्लियर नहीं होंगे। पहले आपको सिद्धांत पढ़ना होता है और उसके बाद आपको उसका एप्लीकेशन पढ़नी होती है। तो भारत का भूगोल एक प्रकार से अप्लाइड भूगोल है। भारत का भूगोल, भारत का देखिए आप, मुझे ना इसके क्या नाम, कहां गया, अच्छा मुझे दिखा बस, ठीक ना। अब इसी में आता हूं आपको मैं। भारत, दूसरा पेन ब्लैक ले लूं, ठीक है। भारत, भारत के कितने नाम हैं जानते हैं आप, कितने नाम हैं? भारत नाम किस पर पड़ा? भूगोल पढ़ने से पहले यह जान लो कि भारत क्या है, भारत का नाम क्या है, संविधान में क्या कहा गया भारत को, भूगोल के संदर्भ में भारत का क्या मतलब है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, ठीक ना, कई सारे नाम है। भारतवर्ष भी नाम है, भारत वर्ष भी नाम है। एक नाम बहुत चल रहा है आजकल, बहुत चर्चा में, जम्बूद्वीप। क्यों चर्चा में? नहीं, जम्मू कश्मीर से कोई मतलब नहीं इसका। जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। एक नाम है इंडिया, इंडिया। एक नाम है हिंदुस्तान। ये अलग अलग नाम है, ये सब अलग अलग भाषाओं के नाम हैं। भारत का जो नाम है ना, भारत, ये तो नाम ध्यान रखना, ये तो पॉलिटिकल नेम है। वैदिक काल में एक भरत वंश हुआ, इसके राजा सुदास थे। तो भरत वंश के राजा सुदास थे और एक अनार्य राजा था दिवोदास। उनके बीच वैदिक काल में युद्ध हुआ और वैदिक काल में सुदास की विजय हुई, यानी भरत वंश की क्या है, विजय हुई। तो भरत वंश की विजय के बाद उस पूरे क्षेत्र के जो ना, जैसे आपका विजय, वो युद्ध कहां हुआ था मैं बताता आपको। वो जैसे ना आपका ये इलाका है, ये पूरा वो युद्ध पहले यहां हुआ था, पूरा इस क्षेत्र में। तो इस पूरे इलाके का नाम पड़ गया भारतवर्ष। किसके नाम पर? भारत वंश के नाम पर। तो ये तो वैदिक कालीन नाम आता है आपका, जो भारत आता है। जो नाम इंडिया है, क्या नाम है? ये नाम किस भाषा का है? यूनानी नाम है। ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। तो यूनानियों ने जो नाम दिया था, वो नाम किस नदी पे बेस पे दिया था? इंडस बेस पर। किस बेस पर? अच्छा अच्छा। इंडस, इंडस नदी कौन सी? सिंधु नदी। भारत के जितने भी नाम पड़े ना, वो सारे नाम किस बेस पे पड़े पता आपको है? ठीक है, चलिए। तो भारत के कई सारे नाम, मैं आपको क्लियर करता हूं सारी चीजें। भारत का नाम वैदिक कालीन, कैसा नाम है? ये वैदिक कालीन नाम है। इंडिया नाम क्या है? यूनानी नाम है, यूनानी नाम है। हिंदुस्तान का नाम कौन सा है? हिंदुस्तान नाम
फारसी कह लो या क्या कहो, ईरानी कहो, ईरानी भाषा का नाम भी है और किसका नाम है, फारसी का नाम है। भारत नाम वैदिक कालीन है, ये भरत ऋषि मतलब भरत वंश के नाम पे पड़ा, सुदास वंश के नाम पर। इंडिया नाम अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, लिखने की जरूरत नहीं आपको। इंडिया नाम यूनानी का नाम है। यूनानी कौन, सिकंदर। जब सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वा पूर्व में भारत पर हुआ, बीसी 326 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट नहीं बोलते अब इसको, बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। पहले बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, अभी बहुत सारे लोग क्या बताते हैं इसको, अब बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में ईसा पूर्व बोलेंगे, पर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को जब जीरो माना गया, उसको सभी देशों ने दुनिया में स्वीकार कर लिया। तो ईसा मसीह से पहले का समय और ईसा मसीह के बाद का समय, ईसा पूर्व बोलते हैं हम उसको, पहले इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, अब बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं इसको। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तो सिकंदर के आक्रमण से पहले ही यूनानी भारत में आते जाते थे व्यापार के माध्यम से। तो वो उन्होंने सिंधु नदी को ना, सिंधु नदी कौन सी, देखिए आप, ये भारत है आपका, ये आपका भारत है। यहां पर इसमें जो सिंधु नदी है जो इधर से बहती है, ये भारत का, ये इधर पाकिस्तान में बहती है। गेटवे ऑफ इंडिया था, आज तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है भारत का, पहले यही था सिंधु नदी। जिसने सिंधु पार करी वही भारत में प्रवेश कर सका। तो सिंधु बहुत महत्वपूर्ण नदी थी भारत के लिए। तो सिंधु को उन्होंने इंडस कहा। क्या कहा, इंडस। इंडस से क्या बना, इंडिया। क्या बना, इंडिया। तो ये नाम यूनानी नाम है। जो फारसी हैं, ईरानी हैं, इन्हें पर्शियन भी कहते हैं, ईरानियों को। वो सैको है पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, है। तो सिंधु, सिंधु क्या बन गया, हिंदू बन गया। क्या बन गया, हिंदू। अब हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने का स्थान ना। जैसे बहुत कई मैंने आपको देश पढ़ाया अभी, तजाकिस्तान, तजाक जनजातियों का स्थान। उज्बेकिस्तान, उज्बेक जनजातियों का स्थान। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगान जनजातियों का स्थान। तो ये सब क्या था, ये सब मतलब एक प्रकार से जनजाति के रहने का स्थान। पर हिंदू जो नाम मिला वो सिंधु से मिला। तो आप देखिए, हमारा चाहे इंडिया नाम हो चाहे हिंदू नाम हो, ये सब सिंधु से निकल रहा है। और चीन में क्या बोलते हैं इसको पता आपको, एक यात्री भारत में आया था, हुवेन सांग। किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में आया था हुवेन सांग। हुवेन सांग ने अपनी जो पुस्तक है उसकी, CU की, उसमें अपनी उसने जीवनी में उसमें लिखा है इंडिया का नाम क्या, इंतु, सिंधु, इन तू, इन तू, इंतु है कि इंतु, अच्छा इंतु है वो, हाँ हाँ, इंतु, इन तू, ये नाम है। इंतु किससे बना, लिखना सिंधु, इंदु, हिंदू, सब किससे निकल रहे हैं, सिंधु से। तो सिंधु नदी का कितना महत्वपूर्ण बोला भारत के लिए जान लीजिए आप। हिंदू नाम भी इससे पड़ा, इंडस नाम भी इससे पड़ा, और किसने कहा, हुवेन सांग ने। किस काल में आया था, यिंतु नाम दिया। क्या नाम दिया, यिंतु। सब किससे पढ़ रहे हैं नाम, सिंधु से। तो ये तो आपका नाम का कंसेप्ट हो गया। जो संविधान में नाम दिया गया भारत का, वो नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज, क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था, जब भारत के नाम पे चर्चा हुई, तो तमाम तरह के नाम आए कि क्या नाम रखे भारत का, भाई भारत का नाम इंडिया रखे, हिंदुस्तान रखे, जम्बूद्वीप, कि जम्बूद्वीप नाम पौराणिक है, ये पुराणों में इसका उल्लेख हुआ है जम्बूद्वीप का ना। आपने कभी देखा होगा ना, जैसे रामायण में कई बार आता है, वो गाते हैं ना लवकुश, अखंड जम्बूद्वीप। तो अखंड जम्बूद्वीप की बात, और ये आरएसएस ने बात अभी उठाई है, पता होगा आपको। उसमें आरएसएस ने बात उठाई है कि भारत अगले 15 वर्षों में अखंड भारत का रूप ले लेगा। अखंड भारत में म्यांमार भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, जो अखंड भारत है। अब उसमें कौन सा अखंड भारत होगा ये पता नहीं अभी, पर फिलहाल ये सगुफा छोड़ दिया गया और पूरे मीडिया में चर्चा में है अखंड भारत। तो जम्बूद्वीप वाला अखंड भारत है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप सिर्फ ये याद रखो कौन सा नाम किस भाषा का नाम है, ठीक ना, ये चीज होगी। ये तो आपका नाम हो गया। अब ये देखिए, भारत की जो सबसे पहला जो चैप्टर भारत का होता है, वो होता है भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है पूरे विश्व में। आप विश्व का भूगोल पढ़ चुके हैं। उसके भूगोल में 2 गोलार्ध हैं। भूमध्य रेखा से कौन सा ऊपर, उत्तरी गोलार्ध, नीचे कौन सा, दक्षिण गोलार्ध है। भारत क्योंकि कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। जो मध्यमान रेखा है, यानी कौन सी रेखा,
प्रधान याम्योत्तर रेखा, जीएमटी रेखा, आईएसटी रेखा, उसके इधर कौन सा गोलार्ध? पूर्वी। इधर कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत कहां पर है? पूर्व में भी है और उत्तर में भी है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अच्छा, अब एक तो ये याद रखो। दूसरी बात ये याद रखो भारत के बारे में कि भारत का सबसे उत्तरी, जो सबसे उत्तरी भारत का जो बिंदु है, इस ना आपका ये ऊपर जो जम्मू कश्मीर है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ये कितनी डिग्री अक्षांश पर है? जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कितनी डिग्री अक्षांश पर है? अगर हम इसको ऐसे बनाएं, इस साइन में बनाएं, तो सबसे उत्तरी बिंदु आपका है, यस, सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका वो है इंदिरा कोल। कौन सा है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कौन से अक्षांश? उत्तर में कौन सा अक्षांश होगी? इधर उत्तरी अक्षांश ना। कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दो बिंदु धरना, दो बिंदु है और दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो। अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। कौन से अक्षांश? उत्तरी के दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर कौन सा नॉर्थ हेमिस्फीयर? नीचे इसके ऊपर जितने भी अक्षांश होंगी सब उत्तरी अक्षांश होंगे। नीचे कौन सी होगी? अब आप यहां मान लिया आप ये बैठे यहां पर, ठीक ना? तो आप यहां बैठे, आपके उत्तर में भी उत्तरी अक्षांश और आपके दक्षिण में भी उत्तरी अक्षांश होगी। याद रहेगी बात। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जितनी भी अक्षांश होंगी वो सब क्या कहलाएंगे? अक्षांश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैटिट्यूड। लेटे हुए, तो लेटे हुए क्या हो गए? लैटिट्यूड। और लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, देशांतर हो गए। तो ऊपर कौन से अक्षांश? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल। ये बिल्कुल लास्ट में अफगानिस्तान के पास, ठीक ना? अच्छा, ऊपर यहां तक। और नीचे कौन सा? कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कौन सी? अच्छा, ये तो कन्याकुमारी मुख्य भूमि होगी। जो हमारा अंडमान निकोबार है, जो बिल्कुल लास्ट में यहां तक है, अंडमान निकोबार, वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के दक्षिण अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। ये भी कौन सा होगा? उत्तरी। सबसे अंतिम बिंदु यहां पर है हमारा इंदिरा पॉइंट। उसका एक नाम हो रहा है पारेसन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, है ना? इंदिरा पॉइंट के कई नाम हैं। ये जो है ना इंदिरा पॉइंट आपका, इसके कई नाम है। एक तो नाम इंदिरा पॉइंट है ही, इंदिरा पॉइंट। एक नाम है पार्सन पॉइंट। क्या नाम है? एक पॉइंट, एक नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। यस, पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट सब किसके नाम है? ये इंदिरा पॉइंट के नाम है। इंदिरा पॉइंट भी पार्सन पॉइंट पे कौन सा? पिग्मेलियन पॉइंट। सब ये ग्रेट निकोबार में है नीचे। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका है ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट, वो किस देश के नजदीक है? इंडोनेशिया। कौन देश है? इंडोनेशिया। तो इंदिरा पॉइंट जो है हमारा है ना, वो इंडोनेशिया के नजदीक देश है, ठीक ना? ये ऊपर म्यांमार है, इधर हमारा ऊपर कौन सा देश है? म्यांमार है। नीचे तो कौन सा है? आपका इंडोनेशिया। अभी मैप इस हम लोग अपलोड कर देंगे तब और चीजें सब ठीक समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? तो ये आपका तो पिग्मेलियन पॉइंट पार्सन कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये किसके नाम है सारे? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित इंदिरा पॉइंट के नाम है। ऊपर कौन सा है? इंदिरा कोल। नीचे इंदिरा पॉइंट। अब हम बोलते ना, हम बोलते हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी, हम लोग गलत बोलते हैं। क्या बोलना चाहिए हमको? हमको बोलना चाहिए काराकोरम से कन्याकुमारी। काराकोरम ना जो इंदिरा, वो जो कोल है वो काराकोरम श्रेणी में ऊपर। तो हम श्रीनगर तो यहां है नीचे बिल्कुल,
तो इसका मतलब ये हमारा नहीं है क्या, ये भी तो हमारा ही है, ठीक ना। तो काराकोरम से कन्याकुमारी, अब आपको यही बोलना है, श्रीनगर से कन्याकुमारी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, काराकोरम से कन्याकुमारी। ये भारत का लंबाई है पूरी, ये ध्यान रखना आप। तो ये तो आपका गया उत्तर दक्षिण आपका वो परिचय। अब तो देखें हम पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर करता हूं। चलिए अब पूरब से पश्चिम की ओर, ये तो हमने देख लिया। अब ये कौन सा हिस्सा है, पूर्व। ये कौन सा हिस्सा है, पश्चिम, पश्चिम हिस्सा है। सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु है, हैं? वाला नहीं नहीं, सर क्रीक, गौर माता, सर क्रीक, सर क्रीक में जो बिंदु का नाम है उसका नाम है गौर माता, गौर माता नाम है, सर क्रीक, है ना। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है। कई ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो दो देशों के बीच में है, से एक 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन सी डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में, और दुनिया की सबसे शांत सीमा रेखा है, इस पर कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती है। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, 24 डिग्री, और ये विवादित रेखा है, ध्यान रखना। विवादित क्यों है ये कच्छ के रण में है, दलदली भाग है, तो कई बार जब बारिश आती है तो फैल जाता हो, तो पाकिस्तान कहता है कि मेरा एरिया यहां तक है, हम बोलते हैं हमारा यहां तक है। तो 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये विवादित क्षेत्र है, और यही हमारा अंतिम सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, गौरमाता, और जिस क्षेत्र में उसको बोलते हैं सरक्रीक। तो सरक्रीक क्षेत्र जो है भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है, जो गुजरात में है। तो ये जो हमारी जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा कौन सी है, ये क्या नाम है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, यस पूर्वी, वही बात। जैसे ना आप ये पृथ्वी है, ये बीचों बीच एक रेखा है ऐसे करके, क्या बोलते हैं इसको, प्रधान याम्योत्तर रेखा, है ना, 0 डिग्री रेखा, इसके इधर पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर जितनी भी रेखाएं हैं सब क्या बोलेंगे उनको, पूर्वी देशांतर, इधर क्या बोले सबको, पश्चिम। तो ये हमारे पूर्व में हो चाहे हमारे क्या हो पश्चिम में हो, तो ये सब पूर्वी, ये बोलेंगे पूर्वी देशांतर, कौन सी 68 डिग्री 7 मिनट। जो सबसे पूर्व में होगी इधर, इधर कहां, इस इलाके में, वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश में, एपी, अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है उसका, यस, की बी थू, की बी थू, की बीथू, क्या नाम है, की बीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है हमारे, बिल्कुल लास्ट का की बीथू। तो इसकी अक्षांश कौन सी होगी, 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सी देशांतर, पश्चिमी की पूर्वी, पूर्वी देशांतर। बात में आ गई, ये आपका मैंने केवल विस्तार बताया भारत का, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर। सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नीचे कौन सा, कन्याकुमारी 8 डिग्री, फिर अंडमान निकोबार में है कौन सा, इंदिरा पॉइंट कह लो, पिग्मेलियन पॉइंट कह लो, या पासन पॉइंट कह लो, ठीक है ना, वो कौन से पर है, 6 डिग्री 4 मिनट, पानी 6 डिग्री 4 मिनट पर है, वो सबसे लास्ट का बिंदु है। अब पूरा पश्चिम हो गया, पूरा कौन सा है, की बीथू, और पश्चिम कौन सा है, ये, हाँ जी। जो भारत जो आकृति बनती है इस क्षेत्र में, वो आकृति चतुष्कोणीय आकृति है, कैसी, चतुष्कोणीय आकृति है, ठीक ना। अच्छा, भारत भूमि को हम क्या मानते हैं, मेल मानते हैं फीमेल मानते हैं, भारत माता मानते हैं ना। तो भारत माता ना, जैसे भारत माता ने साड़ी पहन रखी, तो ना जब साड़ी का वो पल्लू ऐसा करेगी ना ऐसा, तो पूरा भारत का मैप हमारा ऐसे ही बनता है। जैसे ना एक महिला ना जैसे ऐसी साड़ी करके ऐसे खड़ी हो जाए वो, तो पूरा का पूरा मैप हमारा ऐसे ही बन जाएगा, पूरा का पूरा मैप। इस भारत माता का सबसे पहले चित्र किसने बनाया था,
सबसे पहला चित्र तो वैसे केरल के राजा रवि वर्मा, रवि वर्मा सब बताया था पहले, उन्होंने चित्र बनाया था। लेकिन जो बनारस में जो भारत माता का मंदिर है वहां जो रखा है वो अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। अविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े चित्रकार थे, शांति निकेतन चित्रकार रहे हैं। तो उन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था। वो चित्र जो है जो उन्होंने जो बना है बनारस में रखा हुआ है, वो भारत माता का मंदिर है बनारस में। खैर, तो ये तो आपके भारत का केवल, मैंने बताया था आपको, विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार। अच्छा, इसके अलावा ये देख लीजिए आप, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हैं? कितने बड़े देश भारत के? 8। कितने देश हैं? 8। कौन कौन से? कितने देशों की सीमा भारत से मिलती है? ये कर लूं? हैं? अच्छा, चलो इसी हम सीख लेंगे। ये आ गया, आप तो आ गए, ये रहेगा, ये नहीं जानेगा। ये देख लीजिए आप, ये भारत का भौगोलिक नक्शा, ये राजनीतिक मैप होता है। नक्शे दो तरह के होते हैं, एक भौगोलिक, एक राजनीतिक। भौगोलिक मैप थोड़ा इसमें अभी आया नहीं, बताऊंगा आपको। उसमें केवल पहाड़ और क्या होंगे, पर्वत होंगे, नदियां होंगे। ये पहले राजनीति समझते हैं फिर भूगोल समझेंगे। ये भारत के जो पड़ोसी देश है, इधर कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन सा फिर? चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और यहां पर है मालदीव। कौन है? मालदीव। वही भारत का पड़ोसी देश है, मालदीव से। अब जो इसमें से कुछ देशों की तो सीमा डायरेक्ट मिलती, मतलब भूखंड मिलता है, कुछ की भौगोलिक, कुछ का भूखंड नहीं मिलता, केवल क्या मिलती है? समुद्री सीमा है। जैसे ना ये श्रीलंका, अरे श्रीलंका है, इसे हम दिखाते हैं भारत के साथ। मैंने ऐसा आपको पहले बताया भी होगा, भारत का टाइम जोन है ना 82.5 डिग्री जो रेखा है, पूर्वी दिशंतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, वो भारत का टाइम जोन है। श्रीलंका उसी टाइम जोन का हिस्सा है। श्रीलंका हमारे टाइम जोन का ही हिस्सा है। एक तो कारण ये, दूसरा कारण है कि श्रीलंका हमारी समुद्री सीमा में आता है। हमारी समुद्री सीमा जो ना, तो हमारी ये रेखा दिख रही है आपको, इस रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है समुद्र के अंदर। तो श्रीलंका जो है ना उस 200 नॉटिकल मील के अंदर आता है। तो हमको दिखाना तो पड़ेगा ही हमारा, हमें अपने हाथ दिखाना, नहीं दिखाना है, काराकोरम से कन्याकुमारी तक, तो ये दिखाना आपको। तो श्रीलंका हम दिखाना पड़ेगा, हमारी समुद्री सीमा भी आता है। हमारी समुद्री सीमा यही है ना, ये तो ग्रेट निकोबार है, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, और कौन सा? पार्सन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। और ये आपका यहाँ पर, और यही आपका देश है इंडोनेशिया, जो कि इसके सबसे नजदीक का देश। इसके म्यांमार इसके नजदीक नहीं है, ये नजदीक है। ये आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप है ना, ये किस चीज के द्वीप बने हुए हैं? कोरल के। बेवकूफ, बैसाख नंदन है ना, बैसाख नंदन, ये बता मैंने, ये बने हुए हैं कोरल के। तो कौन से? लक्षद्वीप। ये कोरल का बना, प्रवाल का बना हुआ। ये तो हिमालय का निमज्जित ऐसा भाग जो समुद्र के अंदर है। एक्चुअली जो हिमालय है ना आपका, ये हिमालय, ये 33 महासागर का भाग है। भारत तो ऐसे ऊपर की तरफ आया ना, तो ये हिमालय की जो श्रेणी नहीं, चोटी श्रेणी की, ये हिमालय का ही भाग है। अंडमान निकोबार किसका भाग है? हिमालय का भाग। ये पूरा हिमालय, ऊपर से हिमालय ऐसा आ गया कि पूरा हिमालय का भाग है आपका, जो ऊपर। यहाँ तो सैंडल पीक बहुत ही चोटी हिमालय की, अंडमान निकोबार में। तो हिमालय का हिस्सा ये कोरल के रीफ है, परवाल भित्तियों के बने हुए हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ध्यान रखना, एक तो पाकिस्तान से सीमा मिलती है हमारी। किससे मिलती है? उसे बोलते हैं कौन सी रेखा? पाकिस्तान से मिलने रेखा को रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्यों बोलते हैं उसको? है क्योंकि वहां रेड 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 पाया जाता है। रेड क्लिफ नामक एक आयोग बना था, एक व्यक्ति था रेड क्लिफ। जब देश आजाद हुआ, जब विभाजन की बात हुई, तो उसको जुलाई में भारत में बुलाया गया था।
1 महीने में उसने हमारी पूरा मैप तय कर दिया था, कमरे पे बैठकर लगा दिया निशान ऐसे। अब जब वो निशान लगाए कमरे पर बैठकर, तो अब वो तो निशान तो आप जब अपने घर में मैप बनाओगे और जब खेत में लेके जाओगे पता चला यहां तो डोल है भाई, नहीं है तो अब यहां तो भाई रास्ता भी है जाने का। तो ऐसी बहुत सारी रेखा खींच दी उसने, तो गांव के बीचों बीच थी। अब आधा गांव इधर आधा गांव इधर, रेडक्लिफ ने। तो ये केवल उनका ऐसा बांटना था, बस घर में बैठ के अपना काम करते हो, जब प्रैक्टिकल इस तरह पर नीचे आओगे आप तो फिर आपका उसमें झगड़े होंगे ही होंगे। इसीलिए 2014 में 100वें संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ अपनी बहुत सारी बस्तियां दी उसको, और उससे कुछ बस्तियां हमने ली है, ताकि कुछ ऐसे गांव थे जिनका जमीन जायदाद अब बांग्लादेश में और घर उनका भारत में। आप समस्या उनके साथ कैसे काम करें बेचारे, है ना। तो अब हमने वो आदान प्रदान कर दिया, तो अब वो हमने सीमा रेखा तय कर दी। तो रेडक्लिफ आयोग मानता उसने सीमा रेखा तय कर दी। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा रेडक्लिफ कहलाती है और भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा भी रेडक्लिफ। भारत जो चीन की सीमा है उसे मैकमोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन। भले तिब्बत भारत का भाग था, अफगानिस्तान भारत का भाग था, लेकिन 1919 से पहले पहले ये सब भारत से क्या हो चुके थे, अलग हो चुके थे। बर्मा भारत का भाग था, 1935 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया था। 1935 का जो अधिनियम था ना, उसमें म्यांमार को भारत से अलग, नहीं तो वो भी भारत का हिस्सा था। खैर, तो एक तो ये सीमाएं किससे मिलती है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये भारत की मुख्य भूमि से मिलने वाले देश हैं। श्रीलंका और म्यांमार भारत के साथ भूगोल के नाम समुद्री सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत के साथ भूगोल के नाम समुद्री सीमा भी और स्थलीय सीमा भी दोनों साझा करता है। पाकिस्तान भी ऐसा ही है, क्योंकि भाई उसकी भी तो रेखा यहां पर है ना, तो उसके साथ हमारी सीमा रेखा भी मिलती है और हमारी स्थल मिलती है। और चीन के साथ हमारी केवल स्थल रेखा मिलेगी। म्यांमार के साथ कैसे मिलेगी? अरे हाँ, स्थल रेखा भी था, ये स्थल भी था यहाँ। कहां चला गया भाई? अरे क्या नाराज हो गए? चलिए, ये स्थलीय सीमा मिलती है। ये हमारी क्या है, ये देखो अरब बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ कोको द्वीप है। तो कोको द्वीप है इसका, म्यांमार का। तो इससे हमारे यहाँ पे थोड़ी सी समुद्री सीमा भी साझा होती है, बहुत छोटी। किसके साथ? म्यांमार के साथ। हम देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, नाम है सार्क, है ना, सार्क। सार्क में लेकिन म्यांमार नहीं है, न चीन है। सार्क में न तो चीन है न म्यांमार है, ये है। तो ये तो आपकी भौगोलिक सीमा है, आप याद रखिए। सबसे लंबी सीमा आप जानते होंगे, बच्चों वाली बात है। किससे मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है। किससे मिलती है? बांग्लादेश से। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसकी 2-3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे लंबी सीमा हमारी इसी से मिलती है, बांग्लादेश से। फिर इसकी सीमा अंदर अंदर घुस गया, चली गई। जो हमारा ये पश्चिम बंगाल है, ऐसा देश है जिसकी सीमा किन देशों से मिलती है? पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से। देखिए आप, नेपाल से मिलती है इसकी सीमा, इसकी पश्चिम बंगाल की सीमा। ये ना जो ऊपर ये देखो ना, जो पीले पीले दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं पता आपको? ये अब आ गया असली वाला, इसे बोलते हैं चिकन नेक। हाँ, चिकन नेक मतलब क्या? मुर्गे की गर्दन। मुर्गे की गर्दन, टांग नहीं बोलते मुर्गे की। चिकन नेक, कारण देखो ये बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, ये बस ये इलाका है, ये मिलता है आपका। ये सारे मैप आज ही दिखा देगा क्या? ये नेपाल से मिल रहा है आपका, पश्चिम बंगाल की सीमा देखो। तो पश्चिम बंगाल इससे मिलता है आपका, किससे? बांग्लादेश से भी है, नेपाल से भी है, और सिक्किम से, दूसरे क्या नाम आपका, भूटान से भी है। तो 3 देशों की सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल की। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल। ये होगा आपका। बाकी ये जो जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, आप जानते हैं, आप एक लद्दाख अरे कौन सा? जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी भारत की? यूटी, सबसे बड़ी। जब भी बड़ी पूछी तो जनसंख्या में बड़ी नहीं होती, क्षेत्रफल में बड़ी होती है। बड़ी मतलब है क्षेत्रफल में बड़ी, है ना। वो लद्दाख है आपकी, ये हिस्सा पूरा लद्दाख का आता है इधर का। तो ये तो आपका भौगोलिक परिचय होगा केवल भारत का, है ना। ये सीमाएं होगी इसकी, किसकी सीमा कहां से है? अब ये जो आपके 10 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक आपका ये पांडिचेरी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है। इनसे हमारी क्या मिलती है? समुद्र से मिलते हैं। सबसे लंबी सीमा
गुजरात की। किसकी? उसके बाद महाराष्ट्र की मिलती है। अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश। फिर कौन? तमिलनाडु। छोटी सीमा गोवा की मिलती है। देखो ये चीजें ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक आप देखो, एक शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कभी मत पड़ा करो, क्योंकि आप वो ये नहीं पूछने का कौन सा बड़ा छोटा है, वो क्या पूछ लेगा, वो बीच से पूछ लेगा। वो देगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कौन सा बड़ा, ठीक है, वो ऐसे पूछता है। सबसे बड़ा गुजरात है, सब जानते हैं, छोटा छोटा कौन सा है, गोवा। ये पूछता ही नहीं। अब वो क्या, वो बीच से पूछेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। किसकी? अब वो उत्तर प्रदेश पूछता ही नहीं सबसे ज्यादा किसकी है। सेकंड पता, महाराष्ट्र की पूछने का ही नहीं। वो क्या पूछेगा? केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका तेलंगाना में किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब दिक्कत, अब सो ट्रिक फेल। तो हमेशा हम ना चीजों को दिमाग में रखना सीखो। अवचेतन मन में चीजें रहेंगी ना, वो अपने आप याद आ जाएगी आपको। तो अवचेतन मन को जितना स्ट्रांग बनाओगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो खैर, ये तो आपकी भौगोलिक, ये तो आपकी समुद्री सीमाएं होगी, किस किस राज्य से मिलती है। ये आपका गोवा हो गया, सब देख लीजिए, ठीक है। अब लिखाना भी है ये सब बातें, चल जाए काम ऐसे ही, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होगी, आप इसको बार बार देख सकते हो, ठीक ना। लेकिन आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे। डिस्कवरी स्टडी सर्किल के नाम से चैनल अपना, ठीक ना। तो जितना हो सके उतना ज्यादा करोगे आप, तभी कुछ हमारी आमदनी होगी और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।